सही करना नहीं चाहते लोग, करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है कि एक बार ये डिसीजन हो गया तो हम इसको क्यों बदलें। ये बड़ा अजीब सा हमारे यहाँ एक सिस्टम बन चुका है और मैंने देखा ये प्रैक्टिकली हर जगह। मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया में जो पुलिस है इट इज ओवरवर्क, बट जो फैक्ट है कि ओवरवर्क है और हम लोग खुद अपने आप में झांके अपने गरेबान और देखिए हम लोग कितना गलत है। एज सिटीजन्स हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने देश को। वो क्रिमिनल्स ही थे, क्राइम ही करते थे, फिर अपना सिस्टम में आने के लिए किसी न किसी तरीके से वो चाहते थे कि किसी तरह लेजिटिमाइज हो जाए उनका जो भी काम या वो पावर्स के करीब आए। 15 साल का बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो मतलब इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग, वेरी सीरियस थिंग। Welcome, sir. Welcome to the podcast. And thank you for spending time with us here. जहाँ तक मेरी कोशिश रही है कि मैं आपका इंट्रो दे पाऊँ, आपका इंट्रो देना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है बिकॉज किसी एक चीज़ में और एक एक पैरामीटर में आपका इंट्रो देना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँ तो अमित सर को आप सबसे पॉपुलर तरीके से जानते होंगे कि वो बिहार डायरीज के राइटर हैं, जिसपे बहुत फेमस वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे बनी है जिसको खाकी के नाम से जाना जाता है, बिहार चैप्टर के नाम से। अदरवाइज सर एक बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं। इनकी हर एक किताब जितनी इंट्रीगिंग है उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड ऑफ कोर्स उन सब के जो अंडरलाइंग फंडामेंटल है वो सर बिहार कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत बहुत उच्च पद पे। तो उसी के साथ वेलकम सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो ऑन द सेम लाइंस अभी मैं देख रहा था कि आपकी नई किताब आई है मार्केट में, जो अमेजोन पे मुझे देखने मिली, पुलिस अफेयर्स के नाम से। तो ये सबसे पहले तो मैं इंट्रीग्ड हूँ कि सर जितना बिजी आपका लाइफस्टाइल रहता है और जितना बिजी एक आईपीएस अधिकारी हो सकता है, मैं एक तो उसको समझना ही मुश्किल है कि आप कितने बिजी हो सकते हैं, और उस बिजी लाइफस्टाइल में भी आप लिखने का वक्त और इतनी ग्रिपिंग स्टोरीज लिखने का वक्त कैसे निकाल पाते हैं? वक्त निकालना बहुत मुश्किल ही है। मुझे लगता है 24 घंटे दिन में बहुत होते हैं और मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली एक्सपीरियंस अपन लोग सब जब करेंगे तो मैं आईआईटी में अक्सर ही बात कर चुका हूँ, मेरे बाकी जो इंटरव्यूज उसमें भी, कि मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, कुछ वक्त नहीं था, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ, एक जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन मैं जब यूपीसी की तैयारी कर रहा था तो मैं बिल्कुल एक चेंज्ड आदमी था, वाज अ डिफरेंट मैन, और तब से मैं टाइम की बहुत कदर करने लगा। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप कभी भी मुझसे मिलेंगे, मैं समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि और कुछ कोई लोग व्यर्थ करें अपना समय, बट मुझे जो करना है मैं उसको करता रहूंगा। मेरी बड़ी आई नो हाउ टू प्रायोरिटाइज, आई नो हाउ टू डेलीगेट। तो कौन सा काम मुझे कैसे करना है, हर रात को मैं डायरी में अपनी एक लिखता हूँ, पर्सनल इतनी चीजें, प्रोफेशनल इतनी चीजें। तो आते ही मैं सुबह उसको उस हिसाब से पहले काम करता हूँ। और जो किताब लिखने की आपने बात कही, तो एक नेचुरल लैक भी है, तो मुझे बहुत समय नहीं लगता लिखने के अंदर। लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता। पहली 2 स्टोरीज तो बिल्कुल रियल थी जो मेरे साथ सच में घटी थी। जो ये थर्ड किताब है इसके अंदर ये प्योरली काल्पनिक है, प्योरली फिक्शनल है, बट देन आई derived इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड और हैपेंस अराउंड अस। कई चीजें उसमें है जो लोगों के साथ, किसी भी आम आदमी के साथ हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरली कि वो आईपीएस ऑफिसर ही हो, किसी के साथ भी हो सकती है। और बाकी हम लोग न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, समाज में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको बुनकर मैंने एक स्टोरी बनाई है। बट टाइम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत आराम से टाइम मिलता है। और मान लीजिए मैं कोई फाइल्स कर रहा हूँ, 15 मिनट का गैप है 2 फाइल्स के बीच में, जब तक दूसरा नहीं आया है, तो मैं उस 15 मिनट में भी कुछ लिख दूंगा या कुछ कर लूंगा। सर वो तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा आपके राइटिंग प्रोसेस को अनपैक करना चाहूँगा बिकॉज मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि हाउ हाउ पीपल थिंक, स्पेशली हाउ बिजी पीपल थिंक। तो मैंने बहुत पहले सुना था, एंड ये चीज़ ना मेरे साथ रह गई कि शायद अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बोला था ये चीज़ कि मैं तभी लिखता हूँ जब मुझे इंस्पिरेशन आता है, एंड थैंकफुली मुझे इंस्पिरेशन हर सुबह 9 बजे आ जाता है। तो क्या आप उस जिस जैसा मैं समझ पा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्या आप उस प्रकार से लिखते हैं या फिर आपका क्रिएटिव प्रोसेस जो है लिखने का, वो दिमाग में स्टोरी बन जाती है और फिर आप वो लिखना शुरू करते हैं?
मेरा कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी जिस दिन मर्जी होती है, अगर मुझे आप अभी बोलेंगे तो अभी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो किताबें हैं या आप जितनी राइटिंग मेरी देखेंगे, तो मैं बहुत ले पर्सन की भाषा में लिखता हूँ। कोई लिटरेरी मास्टरपीसेस नहीं है। मेरा ऐसा कोई एम भी नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिले या कुछ मिले। आई जस्ट वांट माय स्टोरीज टू बी रेड एंड जितने लोग उसको पढ़ पाएं। तो पहली 2 स्टोरी जैसे मैंने पहले ही बताया, वो तो रियल थी, तो मुझे जी। उसमें बिल्कुल ही ना के बराबर मेहनत करनी पड़ी एंड गॉड हैज़ बीन काइंड कि मेरा राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और जो तीसरी किताब है प्योरली फिक्शनल है, तो उसमें मैं लिखता चला गया, दिमाग में कुछ-कुछ आइडियाज़ आते गए। तो ऐसा नहीं कि रोज़ सुबह उठ के बैठ के मैंने कोई फिक्स टाइम अपना कर रखा था कि मैं इतना लिखूँगा, आज इतना ये करूँगा। तो जब मर्ज़ी हुई मैंने थोड़ा लिख दिया। आपको पता है कुछ बीच में फ्री हूँ, तो आधा घंटा मैं फ्री हूँ, तो थोड़ा लिख दिया। कोई आ गया, मीटिंग एक और हो गई, तो वहीं छोड़ दिया, फिर उसको वहीं से आगे खींच लिया। सर तो ये तो बहुत नेचुरल टैलेंट है आपका जो आप आप ये कह कर सकते पा हैं रहे नेचुरल, गॉट अ गुड वर्ड प्ले का जो लोगों को एक होता है नैक, हैं। वो मेरा ठीक है। और अभी तक मेरे को जितना फीडबैक मिला है, इवन द थर्ड बुक, पीपल हैव लव्ड द राइटिंग स्टाइल की बहुत लूसिड है, बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ रही है। तो सर इस बिजी शेड्यूल में आपको पढ़ने का टाइम मिलता है? बिल्कुल, बिकॉज आई रेड समवेयर दैट यू कैन बी अ गुड राइटर ओनली इफ यू रीड अ लॉट। यस। मैं पढ़ता बहुत हूँ, प्रैक्टिकली हर वीक में 2 किताबें खत्म कर देता हूँ। तो आपको मैंने बार-बार आई थिंक, क्योंकि आपके काफ़ी यंगस्टर्स भी आपके होंगे जो या इसको फॉलो कर जी। देंगे पॉडकास्ट को। तो जैसे मान लीजिए मैं कहीं प्लेन में जा रहा हूँ, तो मैं 2 किताबें लेके जाता हूँ। तो प्लेन में पढ़ लेता हूँ। कहीं मुझे लगता है टूर अपने स्टेट में ही करना है, तो 2 घंटे का रास्ता अगर कार से है तो प्रेफर टू गो बाय ट्रेन। तो ट्रेन में वंदे भारत में भी किताब पढ़ ली। तो समय तो बिल्कुल मिल जाता है। समय मेरे को मिल जाता है और मैं आराम से पढ़ लेता हूँ सो किताबें। आपका अगर मैं समराइज कर सकूं तो टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे आज आपसे ही मेरे को ये पॉडकास्ट करना था, जी आपने मुझे बोला कि 2 घंटे आपको सेट करने में लगेंगे। जी जी। उतनी देर में मैं खेल कर आ गया। तो थैंक यू सो मच सर वो शेयर करने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो थोड़ा अनकन्वेंशनल है जो मैं बाकी क्रिएटिव प्रोसेसेस वगैरह के बारे में सुनता हूँ। उस हिसाब से काफी काफी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल है। अगर आपके जैसा बिजी इंसान जो इतने हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस पे रह करके अगर इतनी किताबें लिख सकता है और साथ में इतना पढ़ सकता है, तो आई एम प्रेटी श्योर कि हमारे जैसे लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। मैं 2 किताबें और लिखूँगा। एक किताब तो मेरी आईआईटी के मेमोइर्स हैं, जो मैं आईआईटी में था जब सबसे पहले, आज से करीब कितने साल, आई थिंक 30-35 साल पहले जब मैं आईआईटी में था, तब मैंने लिखना शुरू किया था, डायरी ऑफ एन आईआईटीएन। नाइस। लेकिन तब मैं 17-18 साल का था और आईआईटी के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो रैगिंग हो, चाहे क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे गर्लफ्रेंड्स बनाना हो, कुछ भी चीज़ हो, ये सारे जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स की लाइफ में जो होता है, जो 17 से 21 का जो पीरियड था, मेरा, मैं उसके बारे में लिख रहा था। लेकिन तब मुझे कुछ एक्सपीरियंस था नहीं कि किताब कैसे पब्लिश होती है, कौन छापेगा, और इंडिया में कल तब कुछ कल्चर भी नहीं था। जी हाँ। तो ये किताब मैंने बिल्कुल, आप सोच ली, कुछ चैप्टर लिख के छोड़ दिया था। और जब मेरी वापस इच्छा हुई किताब लिखने की, तब तक चेतन भगत ने किताब लिख दी थी 5.7। वो मेरे बैचमेट ही हैं, अच्छा वो मेरे हाँ। अच्छे मित्र हैं। मैं वही देख रहा था आपके किताब हाँ, का फॉरवर्ड हाँ, इस बार उन्होंने ही हाँ। लिखा है। आईआईटी में जब हम साथ थे, हम एक-दूसरे को प्रैक्टिकली जानते ही नहीं थे। और जब चेतन ने किताब लिखी 5.7, तो मैं कई जगह बोल चुका हूँ। इनिशियली मुझे बड़ी टीस सी हुई कि चेतन ने किताब लिख दी एंड आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। बट बाद में आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि वो इतना, मतलब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर था, बट उसके बाद ही टुक अ ग्रेट रिस्क। उस जमाने में इंडिया में, आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले, कोई ऐसा करता नहीं था जी कि अपना सर्विस और नौकरी छोड़ के, जो इतनी वेल पेइंग है, और फुल टाइम एक ऑथर बन जाए। तो चेतन ने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आईपीएस छोड़ के करूं, लेकिन इसी शेड्यूल के अंदर मेरे को टाइम मिल जाता है, तो मैं आईआईटी की किताब अब लिख रहा हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि सारे रीडर्स को, पर्टिकुलरली द यंगस्टर्स एंड ऑल आईआईटी एस्पिरेंट्स, इनको पढ़ के बहुत मजा आएगा। क्योंकि उनको ये भी लगेगा कि जो 30 साल पहले चीजें थी अभी भी वही हैं, ज्यादा बदलाव नहीं आया है। सर ये जानने में बहुत अच्छा है क्योंकि मैं चेतन भगत को एक चीज का तो क्रेडिट दूंगा। वैसे आई हैव बीन अ फैन लाइक 5.7 से लेकर के आई थिंक लास्ट उस सीरीज में अगर पढ़ने लायक किताबें थी तो वो थी, क्योंकि देवर एक बार आप उनकी किताब शुरू कर दोगे तो आप बिना खत्म किए रख हाँ, नहीं इसमें पाओगे। कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ना हमारी पूरी जनरेशन को किताब पकड़ना तो सिखा दिया। यस, वो यस। ही मेड रीडर्स आउट ऑफ नॉन रीडर्स, और वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो मैं उनको देना चाहूंगा। यस, यस। तो क्या सर ये आपके जो किताब आप जिस बारे में अभी बात कर रहे थे,
क्या वो सिमिलर जॉनर एंड लाइंस ऑफ 5 पॉइंट समवन के तरह नहीं, है? थोड़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, सिमिलैरिटीज हाँ। होंगी, लेकिन इन द सेंस मैं सिर्फ जो एक्चुअली मेरे साथ हुआ है हम्म। सीक्वेंस वाइज राइट फ्रॉम माय डे वन एंड आईआईटी टिल द टाइम आई पास्ड आउट, तो मैं उसको डायरी की तरह जितना मुझे याद आ रहा है, काफी कुछ तो मुझे याद है, तो सोच सोच के उसको लिखता रहता हूँ मैं। जितनी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ पोस्ट आईआईटी रही है, अगर उसका कुछ भी फ्लेवर हमें मतलब एट आईआईटी भी मिल पाया, तो आई एम श्योर दैट बुक विल नहीं, आई एम श्योर अगेन लोगों बी। को बहुत मजा आएगा, इट इज हाँ, वेरी फनी ऑल्सो, और दोस्ती के वो तो बारे आपका में भी। राइटिंग स्टाइल ही सर वैसा इंट्रीगिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई एम प्रीटी श्योर आई एंड विल वेट फॉर द बुक एज वेल। तो सर, जहाँ तक मेमोइर्स की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन को ले आना चाहूँगा आपके आईपीएस करियर के तरफ। तो आपके आपने जैसे बोला कि आपकी जो पहली 2 किताबें थी वो तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के करीब थी, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो क्या वो दोनों ही, और जो भी केसेस आपने उसमें एलिमिनेट किए हैं, वो केसेस ही आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल लगे, या फिर देयर आर मोर केसेस दैट यू वांट टू राइट अबाउट, या जिसके बारे में आपने बात नहीं की है? There are more cases, definitely. There are more cases, but being a serving officer, it's not easy. आप सब चीजें लिख नहीं सकते हैं, हम्म। बट फिर भी उसमें जो कुछ लिखा है काफी हद तक तो मैंने कवर कर लिया है दोनों जी। किताबों के अंदर, और बाकी कई सारी चीजें हैं जिसको आप नहीं लिख सकते। मैं समझ सकता हूँ। सो ऐसा ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, या सबसे चैलेंजिंग जो रहा हो केस, जिस बारे में जानना हमें चाहिए? चैलेंजिंग तो एज एन आईपीएस ऑफिसर सारे केसेस रहते हैं, क्योंकि कुछ केसेस किसी मे बी किसी के लिए बहुत सिंपल होगा कि, या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे सबसे अच्छी खुशी लगती है, देखिए चैलेंजिंग तो सारे केसेस है, आपने क्रिमिनल्स पकड़े, आपने किसी किडनैप हुए बच्चे को रिकवर किया, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कोई किडनैप्ड है, उसकी जान बिल्कुल बिल्कुल। एजेस पे है, आप कुछ आपके एक हल्का सा डिसीजन किसी की जान को मतलब बचा सकता है, या फिर आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरे कई ऐसे डिसीजंस रहे हैं, कई एक नहीं, जिसमें मैंने किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि पुलिस में एक बार किसी को आपने अक्यूज कर दिया, उसके बाद बस वो बेचारा चक्कर लगाते रहे, मतलब न्याय मिलना के चांसेस कम होते हैं, ये मैंने देखा है, और रियलिटी है सर। ये रियलिटी है। लेकिन मैंने देखा कि आई वाज ऑलवेज एक्सेसिबल टू पीपल, तो मैं जब भी मौका मिलता था, चाहे ऑफिस इवन घर पे लोगों से मिलता था, किसी भी वक्त अगर मैं फ्री हूं तो मैं मिल लेता था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। और जब मैं लोगों से मिलता था, मुझे लगता था किसी का अन्याय हुआ है, तो मैं डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत क्विक थी हमेशा। तो ये दोनों किताबें जो मैंने लिखी अलग है, जो मैंने क्रिमिनल्स पकड़े वो सब अलग है, लेकिन मुझे इसमें बहुत खुशी होती है कि मैंने बहुत लोगों के साथ न्याय किया, और आज भी उनमें से कई लोग आई विल नॉट से टच में, लेकिन बीच बीच में याद करते हैं कि सर आपकी वजह से तब मेरे साथ यह न्याय होने वाला था, आपने मुझे न्याय दिया, और आज मैं एक अफसर हूँ या जो भी हूँ। नहीं तो आप समझ लीजिए किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किसी के ऊपर कुछ एक बार स्टैंप लग जाता है, जी। तो आपको पता है कि कितना मुश्किल हो, तो सोसाइटी में आपको किस नज़र से देखती है, और उसके अलावा फिर नौकरी मिलने में, हर चीज़ में आपको कितनी दिक्कत आती है। तो ऐसे भी लोग मिले मुझे। एक बार मैं राजस्थान में था, बीएसएफ में आईजी, तो मुझे कोटा से किसी का, कोटा में थे कहीं थे, कर्नल का फोन आया, बोला सर मैं आज कर्नल बन गया हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कर्नल बन गए तो मेरे को क्यों धन्यवाद। तो उसने बताया कि नालंदा में जब एसपी था और वो यंग यंग लड़का था, या 20-21 साल का होगा, उस पर किसी ने झूठा केस कर दिया, तो उसके घर वाले आए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बताया कि आपने तुरंत डिसीजन लेके उसको एक्सोनरेट कर दिया। तो मुझे तो ऑब्वियसली याद नहीं था, इट्स माई ड्यूटी ऑल्सो, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो सही था मैंने वही किया। बट आई वॉज वेरी ग्लैड कि उनको याद था, और उन्होंने कहाँ से नंबर ढूंढ के मुझे फ़ोन किया, तो आई फेल्ट वंडरफुल। तो ऐसा हर थोड़े दिन में किसी न किसी का अभी भी मैसेज जब आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं सर, इतने बड़े गणतंत्र में सही करना भी कितना मुश्किल है, इस चीज को लोग समझते भी हैं और वैल्यू भी करते सही हैं। करना नहीं चाहते लोग, करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लोगों को लगता है कि एक बार ये डिसीजन हो गया तो हम इसको क्यों बदले। ये बड़ा अजीब सा हमारे यहाँ एक सिस्टम बन चुका है, और मैंने देखा ये प्रैक्टिकली हर जगह है, कि किसी को भी जो इतने बड़े पद पे, छोटा तो पद छोड़ ही दे, बड़े पद पे जिसको डिसीजन मेकिंग पावर होती है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो उसको पलटने का वो यही बोलेगा वहां पिटिशन दे दो, ऊपर चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। तो कई बार मेरा सवाल होता है कि यार आप वहां पर क्यों है।
स्टेटस को बदलने का रिस्क हाँ। नहीं लेना चाहते हाँ, लोग। क्यों नहीं बदलना चाहते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने तो हमेशा वही किया, जो सच है मैंने वही किया है, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, बीच बीच में आप कुछ ऐसे चैट्स और कुछ ऐसे मैसेजेस शेयर करते हैं, तो उससे मुझे समझ में आता है कि वो जो इम्पैक्ट है, आपका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली बहुत लोगों पर है, लेकिन वो इम्पैक्ट आप तक वापस पहुंचना और उसका रिजल्ट, वो मुझे समझ में आता है कि आपको उससे कितनी खुशी और कितना हाँ, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मिलता मिलती है, बिल्कुल। जबकि मैं सोशल मीडिया बहुत कम एक्टिव, अगर आप है। हाँ देखेंगे हाँ बहुत ही कम हो, हाँ। मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियल लाइफ़ में लोग इतना मिलते हैं। नहीं सर, अच्छे लोगों को जा करके बोलना कि आपने कुछ अच्छा किया है, या आपका काम अच्छा है और आपके, या फिर आपके काम के कारण मेरी जिंदगी बदल गई, उससे फर्क तो पड़ता है सर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर किसी ने प्रभावित किया है तो आप उसको जाकर के बोलिए। मुझे आपके इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे देख के बहुत अच्छा लगा कि लोग आप तक वापस पहुंच रहे हैं। मैं वहां से एक थ्रेड थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एक्सटेंसिवली कि बिहार स्पेसिफिकली या इन जनरल भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हाउ हैज द इवोल्यूशन ऑफ क्राइम बीन in the past 15 years, because India as a country has evolved very drastically in the past 25 years. So what's your view on that? क्राइम कीप्स चेंजिंग विद टाइम्स। अगर आप देखें, एक टाइम हम लोग जब छोटे थे, हम लोग चंबल के डाकुओं के बारे में बात करते थे। जो पुरानी फिल्में, चाहे शोले हो चाहे कुछ भी हो, सब में डाकू और ये सब लोग होते थे। फिर स्मगलिंग की बात करते थे। तो सोसाइटी में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह के क्राइम्स होते हैं, और बिहार में पर्टिकुलरली और इंडिया में भी, मेरा जब से करियर शुरू हुआ उससे लेके आज तक, मेरे से कोई पूछेगा जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, डकैती, लूट, रॉबरी, किडनैपिंग, ये सब तो बहुत ही कम हो गया है। और बिहार में तो प्रैक्टिकली अभी ना के बराबर है। मतलब सम पीपल विल आर्ग्यू विथ मी, बट इफ यू गो थ्रू द फिगर्स आल्सो, क्योंकि वो वंस इन अ वाइल को अब क्राइम होता है तो हाईलाइट हो जाता है कि बैंक में ऐसा हो गया, ज्वेलर के ऐसा हो गया। तो किसी भी सोसाइटी में ये सब अगर आप बोलेंगे जीरो हो जाए, पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होगा तो हमारी इतनी इंग्लिश मूवीज है, हाइस्ट मूवीज उसके अंदर होती हैं, क्या क्या नहीं होता है, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। और अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गया है, तो लोग इंटरनेट के थ्रू साइबर क्राइम्स इतने सारे कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं डिजिटल अरेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है। तो दे कीप कमिंग आउट विद न्यू आइडियाज, न्यू वेज टू चीट। अल्टीमेटली क्रिमिनल्स कुछ नया सोचते हैं, बट द पुलिस आल्सो कैचेस अप विद देम वेरी क्विकली। अभी जैसे साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ 1-2 साल में पुलिस को सारे तरीके पता चल जाएंगे। फिर ये रुकेगा, फिर कुछ और नया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सोसाइटी में अगर आप बोलें क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं, बट यस, जो कन्वेंशनल क्राइम है एंड पर्टिकुलरली क्राइम अगेंस्ट द बॉडी, जो आपके पहले होते थे, किडनैपिंग्स वगैरह, ये सब तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो सर, आपके अंडरस्टैंडिंग में बिहार पर्सपेक्टिव से में भी आपको क्या लगता है कि जो फैक्टर्स होते हैं जिस हिसाब से क्राइम बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है या फिर बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, तो आपको क्या लगता है वो फैक्टर्स क्या होते हैं यूजुअली सोसाइटी में? नहीं, देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो या बहुत फ्रस्ट्रेशन है यंगस्टर्स में, या फिर कभी कभी आपको लगता है द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ बस यही है, जबकि रियलिटी होती ही नहीं है। किसी आदमी ने 4 साल में एक बार अब्रॉड चला गया, लेकिन वो फोटोग्राफ्स हर तो उतरे दिन डालते रहेगा। तो जो इंस्टाग्राम फॉलो कर उसको लगेगा अगर इसकी लाइफ कितनी बढ़िया, तो हर एक महीने में छुट्टियां मनाने अब्रॉड जा रहा है या किसी रेस्टोरेंट बैठा है। तो दूसरा आदमी सोचेगा मैं एक शॉर्टकट लेके यहाँ तक पहुंचूं। तो इसीलिए क्राइम्स भी होते ही हैं। तो ये एक चीज़ है। और आपको डेवलपमेंट मैंने बता दिया, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली क्राइम भी कम होता है आपको, लेकिन साथ में लोगों की इच्छाएं भी बहुत बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार पॉलिटिकल जो फ्री विल होता है, जो पॉलिटिकल विल होता है, और पुलिस को बोला जाता है कि किसी भी हालत में को कंट्रोल करना और ये नहीं होना चाहिए, तो पुलिस वाले ऑब्वियसली दे डू देयर लेवल बेस्ट। तो सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, सोसाइटी में तो जो सिटीजन्स हैं उनको कितनी अपनी ड्यूटीज का बोध है और उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस साथ में वो पुलिस से कितना एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। कभी कभी होता है कि कोई बात नहीं, हो गया है, शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है, जैसे मैंने बताया, तो पब्लिक ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द पुलिस टू एक्ट वेरी क्विकली। बहुत जल्दी चीजें वायरल होती है, इसीलिए पुलिस पे प्रेशर और भी ज्यादा है। और आप देखेंगे इंडिया के अंदर जनरली जो पुलिस टू पब्लिक रेशियो अभी भी बहुत कम है। एग्री।
वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट हमारा जो पुलिस टू पब्लिक रेशियो बहुत कम है। और मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया में जो पुलिस है, इट इज ओवरवर्कड। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, No, no, बट you're- जो फैक्ट है कि ओवरवर्कड है, और हमारे पास रिसोर्स का कॉन्स्ट्रेंट है कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस एवरी डे। और हर तरीके की प्रॉब्लम पुलिस को देखनी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, किसी आईपीएल मैच के बाद बंदोबस्ती आपको देखनी है, कम्युनल टेंशंस हैं, वीआईपी विजिट्स हैं, वो सोनम टाइप केसेस है जिसमें वाइफ ही अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं, साइबर क्राइम्स हो गए, डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो आप देखिए कितनी वाइड स्पेक्ट्रम है क्राइम का। और हर क्राइम में पुलिस एक्सपेक्टेशन होता है कि बिल्कुल तुरंत 24 घंटे, राधा 24 घंटे क्या, तुरंत ही उसका रिजल्ट आ जाए। Yeah. तो ये सब रिजल्ट लाने के लिए हमको रिसोर्सेज और चाहिए, और पब्लिक का भरोसा चाहिए। पूरा फ्रीडम तो मिला हुआ ही रहता है, बाय एंड लार्ज तो होता ही है, बट है चैलेंजेस बहुत है पुलिस के लिए। सर उस पॉइंट पे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा फ्रॉम योर एक्सपर्टीज कि ये जो पुलिस फोर्स में जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो क्राइम इवॉल्व हुआ, तो पुलिस इवॉल्व हो रही है। ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी अ कैट एंड माउस गेम, आइदर कुछ टाइम में पुलिस आगे रहेगी, कुछ टाइम में क्रिमिनल्स आगे रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आता कैसे है? हाउ डू यू इन्फ्यूज दैट? व्हाट ट्रिगर्स इट? स्ट्रक्चरल चेंज इन व्हाट सेंस कि पुलिस कैसे इवॉल्व होती है, आप ये हाँ, पूछना पुलिस चाह रहे कैसे इवॉल्व होती है अगर कोई नया टेक्नोलॉजी, अब डिजिटल अरेस्ट है और समथिंग लाइक एनी हैं? एग्जांपल तो जैसे चैलेंजेस सामने आएंगे तो अपने आप पुलिस वाले होशियार होंगे। आप देखिए, जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा, उस टाइम में मोबाइल फोन बिल्कुल नई चीज आई थी, तो मैंने थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कैसे कैसे उसको ट्रेस करना है। वो बिल्कुल नई चीज थी बिहार के लिए प्रैक्टिकली। तो आप चीजें सीखते हैं, कभी आप अपना खुद का दिमाग लगाते हैं। और ऑब्वियसली पुलिस में जितने लोग हैं, वो मेरा मानना है कि एवरेज क्रिमिनल से ज्यादा ही होशियार हैं। तो क्रिमिनल कितना भी, कहते हैं ना, एक फिल्म में मैंने डायलॉग सुना था, चोर हो अल्टीमेटली पकड़े जाओगे। तो जो जितने क्रिमिनल्स होते हैं वो जितना भी चीज कर लें, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों से ज्यादा होशियार है। हम लोग पता तो लगा ही लेंगे, चाहे वो डिजिटल मीडिया को यूज करे, साइबर वर्ल्ड को यूज करे, तो हम लोग को तो इतनी नॉलेज है ही है। तो ये चीजें हो जाती है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी हमारे पुलिस में कितने सारे आईआईटीएंस हैं, कितने लोग इंजीनियर्स हैं, और जो नहीं भी हैं तो वेल वर्स पे टेक्नोलॉजी, और आईक्यू तो अपना हाई है ही है। तो सब चीजें धीरे 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 वो पुलिस सीख जाती है हर जगह। इट्स अ कांस्टेंट गेम, आप परफेक्ट, फिर कुछ नई चीज आएगी, जैसे मैंने बताया एआई आने वाली है, फिर कुछ नया आएगा, फिर हम लोग कुछ उसको इवॉल्व करेंगे। बट मैं क्रेडिट दूंगा इंडियन पुलिस को कि पीपल डोंट रियलाइज, जैसे अगर आपने देखा होगा बीच के अंदर हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए थे इंडिया में, और आज प्रैक्टिकली ना के बराबर है। होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता। हाँ, नक्सलिज्म पहले बहुत ज्यादा, बहुत कंट्रोल में है। तो बिहाइंड द सीन्स पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, आईबी ने, एनआईए ने, स्टेट के इंटेलिजेंस सर्विसेज ने कितना काम किया, आप सोच सकते हैं। कितने लोगों के उन्होंने साइबर प्रोफाइल्स देखे होंगे, कितना जगह सोशल मीडिया को टैप किया होगा जो हम लोग को पता भी नहीं है। तो पीछे बहुत काम होता है। बीच में हो रहा था कि कुछ स्टेट से आईएसआईएस में लोग रिक्रूट हो रहे थे, जा रहे थे इंडिया छोड़ के, तो उसको सबको रोका गया। तो कुछ भी डिस्टर्बिंग ट्रेंड होता है, पुलिस बहुत जल्दी उसको पकड़ती है। तो आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू पुलिस की शुरू में लगता है लेकिन बहुत जल्दी कैचअप करती है, एंड देन वी कॉन्स्टेंटली वर्क कि ये चीज आगे नहीं हो। ऑफ कोर्स सर, इतनी बड़ी कंट्री अगर इन ऑर्डर चल रही है तो देयर आर लॉट ऑफ हीरोज इट्स अ बिहाइंड द थ्राइविंग shadows. डेमोक्रेसी। यस, आई एब्सोल्युटली एग्री। इंडिया जैसे बेहेमथ को चला पाना, देयर आर लॉट ऑफ हीरोज, अनसंग हीरोज दैट वी डोंट टॉक अबाउट एवरी डे। सो वो तो क्रेडिट है ऑब्वियसली। पर परसेप्शन मैनेजमेंट एक चीज है, एंड एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट आई एम प्रीटी श्योर कि देयर आर पीपल वर्किंग डे एंड नाइट टू कीप अस सेफ एंड कीप अस happy and growing. So in fact I would take that opportunity to thank you and the entire police fraternity to do that. So my question was on the similar lines, and thank you for answering that कि अगर कोई, so if I have to understand, basically कोई नया केस आया या कुछ नया हुआ, so then police goes in the depth of it, and if there is a formal training required या फिर उसका जो भी technical upgradation है, that is how it usually takes its path. हाँ, इसका एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला या कोई आंसर नहीं है। जैसे मैं जब था, आपने अभी पूछा मेरे से थोड़ी देर पहले छुट्टी जाती हो क्या, तो मेरा घर जयपुर है, तो मैं पटना से जयपुर डायरेक्टली नहीं जा सकता था। पहले ट्रेन से दिल्ली तक जाता था, और दिल्ली से फिर बस लेके जयपुर जाता था। तो मुझे थोड़ा सा जो टाइम मिलता था कभी कभी, या मान लीजिए मेरी नेक्स्ट ट्रेन है 5 घंटे में मिले, तो मैं दिल्ली पुलिस के ऑफिस चले जाता था। स्पेशल ब्रांच है उनके साइबर वाला, जो भी उस जमाने में जो होता था 2000s के अंदर, तो वहीं पे मुझे वो बता रहे थे कि ये लेटेस्ट टेक्निक है, आप देख लो।
तो फिर मैं आता था वापस बिहार में, उसको यूज कर लिया। नाइस। तो ये चीजें फिर उन्होंने भी कहीं से सीखा। जब चैलेंज आता है तो आप फिर दिमाग लगाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली कोई इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं कि ट्रेनिंग है क्या है, आप अपना खुद का भी दिमाग यूज कर सकते हैं। किसी प्राइवेट आदमी को बुला के आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, बट इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थिंग। आप हमेशा कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ता है। Got it. सर थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी यही है कि मैं बिहार से ही हूँ, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन है मेरा फ्रॉम अ वेरी हम्बल पर्सपेक्टिव कि क्राइम इन द 90s एंड इवन टिल अर्ली 2000s को सोशल जस्टिस का एक जरिया पेंट किया गया था एटलीस्ट। क्या मतलब आपका आपका उस पे ओपिनियन है या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? मेरा ओपिनियन उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं, बिकॉज इतनी नॉलेज में जो डीप रूटेड नहीं, दो मैं सीनियर ऑफिसर्स मैंने काम किया है, बट हाँ कुछ हद तक लोग इसका बहाना बनाते थे। हाँ, मैं वही। इट वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज, बट अल्टीमेटली सब क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स ही थे। वो अपना मतलब देखते थे। इवन आप नक्सल आइडियोलॉजी देखिए ना, शुरू हुआ था कि हम गरीबों की मदद करेंगे और इनके साथ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन जो मैं बाद में देखा, कितने नक्सलाइट्स अल्टीमेटली देवर ऑल एक्सटॉर्शनिस्ट। एक्सटॉर्शन करते थे, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, उससे पैसा लेना है। और उनके खुद के बच्चे अच्छी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं या उनके बैंक में पैसे जमा है। इवन कुछ नक्सलाइट्स के तो आई कुड नॉट बिलीव कि बच्चे फॉरेन वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो इस तरह की आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार जो आपने बोला कि सोशल जस्टिस का नाम लोग लेते हैं या कोई बोलेगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के लिए मैं सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ पावर, और खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो जितने बाहुबली थे कहीं पे भी इंडिया में थे, वो सब अपना खुद का फायदा देखते थे और कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे जनता को समझ हो रहा है, जो नया जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स है, तो मुझे लगता है कि पहले से काफी इवॉल्व हुआ है। और कुछ समय और लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब बिल्कुल बेकार की चीज है। आई होप। यस, आई ऑल्सो होप, बट चीजें इवॉल्व होती हैं, कुछ जी। समय और लगेगा। धीरे धीरे तो काफी बदलाव आ ही रहा है। जी सर। तो उस आपने एक शब्द यूज किया जो हम तो बहुत फेमिलियर हैं, बट ऑडियंस के लिए मैं बोलूं कि बाहुबली। बाहुबली अगर मैं सिंपलर टर्म्स में समझाना चाहूँ कि ऐसे पॉलिटिशियंस या ऐसे पॉलिटिकल एडजेसेंट एरियाज के लोग जिनके साथ आइदर क्रिमिनल एलिगेशंस हैं या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या क्या वो सही डेफिनेशन रहेगा? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो, उल्टा है। अच्छा। वो क्रिमिनल्स ही थे, क्राइम ही करते थे, फिर अपना सिस्टम में आने के लिए किसी न किसी तरीके से वो चाहते थे कि किसी तरह लेजिटिमाइज हो जाए उनका जो भी काम है, या वो पावर्स के करीब आ जाए। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए बहुत ही कम हो चुका है। अगर आप ना जीरो नहीं मानेंगे तो कम तो बहुत ज्यादा हो गया है। पहले तो एक टाइम था कि कई जगह इंडिया में, नॉट ओनली बिहार, और भी कुछ स्टेट्स में लोग नाम लेते थे कि XYZ है, उनके दम पे ये सब चीजें हो रही। लेकिन आज आप देखिए, तो इसीलिए जब बहुत ज्यादा अत्याचार, दमन या कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, तो सोसाइटी चाहती है कि उसका इलाज हो, और फिर पुलिस को उसमें अपना रोल प्ले करना होता है, और पुलिस करती है। और आप देखिए कितनी सारी जगह ऐसा हुआ है कि जो सो कॉल्ड बाहुबली हैं वो बिल्कुल धराशायी हो गए। या तो उनके साथ मतलब जब भी कुछ आप बोलिए ऑल्टरकेशन हुआ, एनकाउंटर हुआ, या फिर जो रूल ऑफ लॉ है उसमें उनको कन्विक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत लोग हैं, कोई एक एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे। सर मैं बाहुबलियों का अगर इतिहास इसमें इंडियन पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे हिसाब से अराउंड 80s से शुरू होने वाली चीज, 70s में जो क्रिमिनल्स थे, 80s में बाहुबली बने, 90s में पॉलिटिशियंस बने, इफ आई हैव टू वेरी सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं उसको रखूं, तो ऐसे केस में, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि बिहार में है या कहीं है, मतलब ऐसे केस में जो आपके जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो पुलिस सर्विसेज या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ओवरऑल हैं, वो उन्हीं जैसे लोगों के साथ के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं और उन्हीं के सॉर्ट ऑफ संरक्षण में भी लड़ रहे हैं, उनको ही रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हाउ डज दिस डायनेमिक रियली वर्क अगर आप एक नॉन अलाइड पर्सन टू सच सर्विसेज अगर आप समझना ऐसा चाहें? मैंने कभी सोचा नहीं। इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। यू कैन कॉल मी वेरी लकी, क्योंकि आदमी अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता है कि मैंने जहां जहां काम किया मुझे बिल्कुल फ्री हैंड मिला। हमेशा सीधा, सरकार ने कभी कुछ नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। जो सही है मैंने वही किया, तब वाज लकी।
तो बाबा मैं यूज सेंटेंस कर रहा हूँ यूज, लकी रहा मैं, तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। अब जिनके साथ हुआ ये तो उसका आंसर हुआ, लेकिन मेरा अभी भी मानना है, नो कुछ लोगों को बड़ा क्लीशेड रखेगा, जो सही है वही करना अल्टीमेटली, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। और आप जो सही करते हैं तो मुझे लगता है अल्टीमेटली उसका रिजल्ट तो मिलता ही है आपको। परेशानी ज़रूर हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप जो हैं तो वो तो आप रहेंगे, आपका जो डीएनए है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ गलत हो रही है और आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं या उसका साथ नहीं देना चाहते हैं, तो आपके डीएनए में वो है, एथिक्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो आप फिर वही करेंगे। और ले आपको लगता है कि आप थोड़ी कमज़ोर पर्सनैलिटी के हैं, तो आपको लगेगा नहीं मैं क्या करूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, ये हूँ। ऑफ कोर्स द सिस्टम वर्क्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं कि आपने कोई फ़िल्मी स्टाइल में बोल दिया और सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। लेकिन जो आप कर सकते हैं इन योर लिमिटेशंस, वो आपको करना चाहिए हमेशा। और मुझे लगता है अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर जितने भी हम लोग आप कह रहे हैं बाहुबली, वो आज ना तो सलाखों के पीछे होता है, ना उनके साथ कानून अपना जो न्याय उनके साथ हुआ है, जो उनको सज़ा मिली है, वो भी नहीं होता। तो नहीं, किया है लोगों ने, बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने किया नहीं है। हर बार इसी हमारे सिस्टम में, हमारे ऑफिसेज़ में किसी ने उठ के ये सब काम किया है। जहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा समय गुजरा है या एज अ कंट्री हमने ये चीज देखी है, जैसा आपने नक्सलाइट्स का बोला, बहुत बहुत कॉर्नर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकेपेबिलिटी रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है या उसका होप खत्म हो जाता है। उसके फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं, बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन और एज समवन इन चार्ज, उस होप और उस ट्रस्ट को वापस कैसे जगाया जा सकता है? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड सबसे पहले देखिए, जो ऑफिसर होता है, मैं तो सिर्फ ऑफिसर की बात कर सकता हूँ, उसका इंटेंट क्या है वो सबको पता चल जाता है। एक आप आ रहे हैं, आप खुद ही होपलेस हैं, मान लीजिए आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अरे सिस्टम में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो चलता रहेगा और आगे खराबी होता जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको मुझे सुधारना है, तो आपका अगर इंटेंट अच्छा है, तो सबसे पहले आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके साथ काम करते हैं, वो ही देखेंगे कि हमारे जो बॉस हैं, चाहे एसपी साहब हैं, चाहे कोई भी हैं, ही इज़ वेरी पैशनेट एंड इज़ सिंसियर एंड इज़ सीरियस। तो टीम जो बनती है, वो अपने लीडर की तरफ देखती है, तो लीडरशिप आपको देनी है। उसके बाद जब आपकी टीम एंथ्यूज्ड है, उसमें जोश आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, धीरे-धीरे आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, छोटे ही सही रिजल्ट्स मिलते हैं। पब्लिक को दिख रहा होता है। जो कहते हैं ना कि पब्लिक ये सब जानती है, तो पब्लिक को पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि छुपता है। बात होती है कि एक्स वाई जेड एसपी है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, चाहते हैं करना। फिर पब्लिक आगे बढ़ेगी, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी, गुप्त सूचनाएँ देंगी। पब्लिक कोई क्राइम्स होगा तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी तो पब्लिक कंट्रोल करेगी कि नहीं, एसपी साहब या जो भी हैं, मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा उनको समय देना चाहिए हमको। तो पब्लिक का फेथ आपको गेन करने के लिए सबसे पहले आपकी खुद की इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आप कितने सिंसियर हैं अपने काम के लिए, आप क्या उस पब्लिक का दर्द समझ रहे हैं और आप क्या वाकई में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो भी उस एरिया की प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाती है। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही लाजवाब रहा। मैं बिहार जब आया था, मैं प्रैक्टिकली किसी को नहीं जानता था। मैं राजस्थान से हूँ और मेरे को याद है मुंगेर में पहले मैं एएसपी था, बस नौकरी में आया था। 10 दिन में मैंने बहुत बड़े-बड़े 2 अपराधी पकड़े, और उसमें दोनों में मैं पब्लिक को ही 100% सपोर्ट श्रेय दूँगा। दोनों पब्लिक ने मुझे बताया कि यहाँ पे छुपाए हुए हैं वो अपराधी, और मैं गया और मुझे बिल्कुल मिल गए वो। तो वो मैं जो बिल्कुल मिल गए, क्योंकि पहले भी शायद पब्लिक बोलती होगी, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो आपने मुझे फोन बताया, बूथ से फोन किया था, हाँ, वो वाला किस्सा। हाँ। तो मुझे पता है, मैं गया वहाँ पे और वो एक्चुअली मिल गया। येस, आई वुड से आई वाज़ वेरी लकी आल्सो। बट पब्लिक को जो विश्वास हो जाता है, आपको सूचना देती रहती, तो मेरी हालत थी, मान लीजिए 10 सूचना मिलेगी, 10 में जाऊँगा। 10 में से 8 गलत भी है, झूठी भी है, तो कोई बात नहीं, 2 में तो सक्सेस हुआ। तो वो 2 तो बहुत है आपके लिए, आपका काम तो हो गया। जी। तो ये चीज़ जिसने सोच ली कि इंटेंट क्या है उसका, कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल पब्लिक भी आपका सपोर्ट करती है। सर, उसमें थोड़ा मैं आपका पर्सपेक्टिव, जो आपने बोला कि आप बिहार से नहीं हैं और आप एक बाहर से आए और आपने यहाँ पे ग्राउंड रूट्स पे पब्लिक के साथ मिलके काम किया, थोड़ा मैं उस पे
एक बिकॉज वो एक यूनिक पोजीशन है, आप एक नॉन बिहारी होकर के फिर आप यहाँ आकर के इतना काम किए और ये सब इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया स्टेट को। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अभी बाहर जाते हैं एंड देयर इज अ स्टिग्मा, जो एक बिहारी शब्द से हम चाहे या नहीं चाहे वो हमारे साथ अटैच हो गया है, तो आपको लगता है कि बिहार हैज गॉटन बैड प्रेस ओवर द पास्ट डिकेड्स? यस, इट हैज गॉट बैड प्रेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अभी भी मैं बॉम्बे गया था थोड़े दिन पहले, तो किसी ने मुझसे पूछा अबाउट द सिचुएशन। मैंने कहा मैं खुद फिल्में देख के रात को 1 बजे, कल की भी बात है, मैं रात को डिनर करने गया था, मेरे पास कोई मेरा स्टाफ किसी, मैं अपने जान पहचान वाले के साथ गया और आराम से मैं पूरा मरीन ड्राइव और सारा घूमते हुए आया। और आप लोग खुद बिहार के हैं तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पब्लिक है, बहुत खुशी खुशी यंगस्टर्स हैं, लड़का लड़की से लेके बुजुर्ग से लेके हर जना घूम रहा है। आप किसी भी मॉल चले जाइए, वहाँ पर आपको ज़बरदस्त भीड़ नज़र आएगी। और तो आपके सामने इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कई बार होता है कि एक परसेप्शन लोग बना लेते हैं, एंड वाई ओनली अबाउट दिस स्टेट। मुझे लगता है इंडिया के बारे में बाहर बहुत ऐसा परसेप्शन है, तो ये लोग परसेप्शन, उसमें दो चीज़ होती है, कुछ परसेप्शन तो हम लोग भी खराब करते हैं, अपने ही लोग जाके बहुत नेगेटिव बोलते हैं, जो अच्छी बात नहीं। रादर देन मान लीजिए किसी चीज़ में कोई कमी है भी, तो आप सुधारें एज ए सिटीजन, आप उसमें क्या कर रहे हैं। हम खुद सड़क पे कूड़ा डाल रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं सिंगापुर कितना साफ है, इंडिया ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही, आप देख ही रहे हैं। हमारे एवरेज जो सिटीजन्स हैं कई जगह, उनको अपनी जितने राइट्स है वो तो उनको पता है, आज की तारीख में बात कर रहा हूँ मैं जी। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या है वो उसको पता भी है, तो क्या वो निभाता है? जिसको मौका मिलता है ट्रैफिक लाइट पे, अगर आपको कोई पुलिस वाला नहीं है, मान लीजिए वहां पे सीसीटीवी नहीं है, तो तुरंत वो वहां से क्रॉस कर जाएगा या रॉन्ग साइड से वो आएगा। फिर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो बोलेगा देखिए पुलिस वाले ऐसे वैसे हैं। तो कितनी जगह होता है कि हम लोग खुद रूल्स तोड़ते हैं और फिर हम लोग कहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ कितना कुछ गलत हो रहा है। हम लोग खुद अपने आप में झांके, अपने गरेबान पर देखिए हम लोग कितना गलत कर रहे हैं। एज सिटीजन्स हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने देश को। और जो बैड प्रेस मैंने बताया, आधा काम तो हम लोग करते हैं, और कुछ जगह लोगों के ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो चाहे इंडिया में भी कुछ हो, कि वो किसी के बारे में नेगेटिव, ये तो होता ही है। किसी को हीरो बनाना है तो बहुत तारीफ करेंगे कि फलाना जगह देखिए क्या कमाल हो रहा है, और किसी जगह आपको नेगेटिव दिखाना तो दिखाना ही दिखाना है। लेकिन मेरा मानना है कि आप खुद ही, आप तो बिहार के हैं, और आज की तारीख में मैंने आपको कल का एग्जांपल दिया, मैं खुद रात को कितनी बार, मैं रात को मैं लेट शो में जाता हूँ, आप कहते हैं व्यस्त रहता हूँ, तो मैं रात को 10 बजे 10:30 बजे मूवी देखने जाता हूँ, तो 1-1 बजे मैं वापस आया हूँ विदाउट एनी स्टाफ, विदाउट एनी सिक्योरिटी, और कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी हाल में कौन सी फिल्म देखी आपने? मैंने कल ही देखी, यानी कल नहीं देखी, भी मैंने लास्ट देखी बैलरीना, जॉन विक। हाँ, अरे वाह। तो आई लव एक्शन मूवीज। तो उस दिन पूरा हॉल बिल्कुल फुल था, संडे को मैं गया था, इट वाज जैम पैक्ड। और तो अगर आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि बिहार में आज लॉ एंड ऑर्डर कितना ठीक है। जी बिल्कुल। तो कौन सी मूवी रेकमेंड करेंगे आप लोगों को? मैं हर तरह की मूवीज देखता हूँ, बट इफ यू आस्क मी, वैसे एक्शन मूवीज मुझे बहुत पसंद है, चाहे मिशन इम्पॉसिबल हो, जेम्स बॉन्ड सीरीज हो, जेसन बोर्न की हो, बोर्न सीरीज हो। लेकिन शॉशैंक रिडेम्पशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उसमें जो हीरो है उसके साथ पूरा अन्याय होता है, फिर भी वो आदमी अपना कैरेक्टर रखता है, बिल्कुल पेशेंट रहता है, और एंड में वो कितना बढ़िया से निकलता है वहां से। तो लव दैट मूवी। तो उसको पूरा अपने आप पे फेथ है, होप कभी नहीं छोड़ता है वो, एंड अल्टीमेटली जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है, दे ऑल्सो सफर, और वो निकल जाता है उसमें से। तो आई लव दीज काइंड ऑफ मूवीज, जिसमें एक सिंपल आदमी, ही फेसेस चैलेंजेस, राइजेस अगेंस्ट ग्रेव इनजस्टिस, और जब उसके साथ जस्टिस होता है, आई लव दीज काइंड ऑफ मूवीज। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन सर। शॉशैंक रिडेम्पशन तो सही में इट्स अ क्लासिक। यस। तो क्या ये मूवीज लिखने का मुझे मेरे ऑडियंस के लिए, ऑब्वियसली आपने ये पहले भी शेयर किया हुआ है, बट आपने जब बिहार डायरीज लिखी थी तो वो किताब के लिए लिखी गई थी, मतलब क्योंकि वो कहानी आप ज्यादा लोगों को, जैसा मैंने सुना है आपसे ही कि वो कहानी आपने जिसको भी सुनाई सबने आपको बोला कि आपको इसको एक किताब में लिखनी चाहिए, एंड बाय चांस वो ऐसी जगह पे पहुंच गई थ्रू, मेरे ख्याल से आपको वो कहानी कहनी चाहिए, दैट इज बट यू शुड बेटर टेल इट। एंड व्हाट आई वांटेड एज अ फॉलो अप टू दैट थिंग इज कि क्या आप, बिकॉज अभी मुझे समझ में आया कि आप मूवी बफ हैं, जिस तरीके से आपने शॉशैंक रिडेम्पशन समझाया, उससे समझ में आता है कि आप मूवीज कैसे देखते हैं।
तो सवाल ये भी है कि जो बिहार डायरीज एक ऐसे पड़ाव से शुरू हुई थी जहां पे आपको कहानी अपनी कहनी थी, और उसको कहा और वो बाय चांस सीरीज बनी, तो क्या आगे आप डायरेक्टली भी लिखना चाहेंगे सिनेमा के लिए? मैंने एक्चुअली बिहार डायरीज के लिए भी कुछ नहीं सोचा। कभी क्या मुझे लगता है जिंदगी में बहुत सी चीजें डेस्टिनी होती हैं। तो कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं तो आईआईटी के बारे में लिखना चाह रहा था। जी। फिर चेतन ने किताब लिख दी। मैं भूल गया पूरी कि मुझे कुछ किताब लिखनी भी आई वाज वेरी हैप्पी विद माय करियर एज एन आईपीएस ऑफिसर, जो हम सभी का होता है, जो नॉर्मल लाइफ है, अपना काम किया और घर में आए, फैमिली से टाइम स्पेंड किया। और ये प्योर चांस की बात है कि जब ये मैंने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा तो कई लोगों ने मुझसे वो स्टोरी पूछी, जान पहचान के लोगों ने। और एक बार पटना हाई कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज थे, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया और उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे किया। हंसते हुए बोले कि इट्स बॉलीवुड स्टफ, बिल्कुल ये तो फिल्मी स्टाइल, फिल्म फिल्म बनने लायक चीज है। तो मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर कभी कभी आप कहते हैं चांस की बात है, मैं लिखना चाहता था आईआईटी के बारे में। फिर कुछ ऐसा हो, मेरे कुछ मित्र थे, कुछ जान पहचान के लोग, उन्होंने पब्लिशर्स को अप्रोच किया कि अच्छा लिखता है। होते होते किताब मैंने लिख दी पुलिस के बारे में। तो कौन सी चीज कब होगी कुछ पता नहीं। और ये जो मूवी वेब सीरीज, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, कुछ आइडिया भी नहीं था, ना कुछ सोचा। कुछ लोगों को स्टोरी अच्छी लगी, उन्होंने बोला ऐसा हम करना चाहते हैं, ये वो। तो जो चीज होनी थी वो हुई। तो आगे भी ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो होना होगा वो होगा। नहीं, सिंपल सी बात है, मेरा काम है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं वो करता हूँ। इतना सेल्फ मोटिवेटेड रह पाना कितना कठिन है और कितना नहीं, आसान कोई है। ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि देखिए जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके बहुत डिट्रैक्टर्स होंगे। लेकिन मेरा ये मामला है कि मेरा ये मानना है कि आपकी अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल आप है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन द की टू योर हैप्पीनेस इज इन योर हैंड। जो आप कर सकते हैं इन द गिवन सिचुएशन, गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, गिवन प्रॉब्लम्स, और वॉट एवर यू कैन कॉल इट, वो आपको करना चाहिए। तो बस वो इतना पुरानी बात है, मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा, कह नहीं रहा, अपना कर्म करते रहिए। नहीं सर, ये अच्छी बात है, कितनी बार भी सुन लिया जाए वो कभी पुरानी नहीं होती। सो थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बाय द वे, मैं लोगों को याद दिला दूं कि सर की जो नई किताब है उस पे नीरज पांडे सर का वहां पे इट्स स्क्रीमिंग फॉर अडेप्टेशन। सो जैसे जैसे मुझे उम्मीद है कि हम जरूर उसे, पहले तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे उस किताब को, और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, एंड बहुत जल्दी हम लोग उसको स्क्रीन पे भी देखने के लिए इंतजार करेंगे। सो दैट्स माय होप। So, sir, just getting back to the policing part of it, of the discussion, आपने एक चीज तो बहुत पर्टिनेंट बोली, और जो मुझे भी रियलाइज होती है, अगर आप सिर्फ डेटा के हिसाब से भी जाए तो हमारे पास ओवरऑल रिसोर्सेज कम है, लाइक, एंड दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स इज जस्ट वी आर अ वेरी पॉपुलस कंट्री, हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपको क्या लगता है जो चैलेंजेस हैं पुलिसिंग में इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और जो सॉल्वेबल हैं मे बी? तो चैलेंजेस देखिए बहुत सारे। द थिंग इज, पब्लिक हमारी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अगेन आई नो लॉट ऑफ पीपल विल से कि अरे ये क्या है, पुलिस को डिफेंड करना पब्लिक की चीज, पब्लिक का काम थोड़ी है। लेकिन आप कितनी कंट्रीज जाइए जो इवॉल्व्ड नेशंस है सो कॉल्ड, उसके अंदर पब्लिक है, जो सिटीजंस है, दे आल्सो बिहेव लाइक पुलिस। अगर आप सिंगापुर जाइए और कचरा डालेंगे, देखेंगे सबसे पहले दो जने आके आपको रोक देंगे कि मिस्टर डोंट डू दिस थिंग। या अगर आप लाइन में नहीं खड़े हैं किसी और जगह, तो वो बोलेगा प्लीज स्टैंड इन क्यू। हमारे यहाँ कहीं कोई किसी को नहीं बोलता है। कचरा फेंक दिया तो एक भी जना जाके उसको नहीं बोलेगा कि अरे भाई यहाँ गंदा मत करो, क्योंकि एक तो एक्सेप्टेबल है, उसने फेंका तो आप भी तो फेंक ही रहे हैं। या कोई जाएगा कुछ चीज बना करेगा तो तुरंत लड़ने पे आ जाएगा, अपनी गलती नहीं मानेगा कि मेरे से गलती हुई है। तो मुझे याद है मैं रांची में प्रोबेशनर था, 1999 की बात है। और साइड से मैं अपनी जिप्सी में था, साइड से उस वक्त के हिसाब से कोई लग्जरी कार होगी, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी था, उसने बात करते करते एक बिस्लरी की बोतल बाहर रोड पे फेंक दी। मैंने आगे ले जाके उसको रोका और मैंने उसको बोला कि आर यू एजुकेटेड, क्योंकि पता तो दिख रहा था कि इंग्लिश उसको आती हुई पढ़ा लिखा है। तो बोला यस आई एम। बड़ा उसको लगा, क्योंकि मैं सिविल में था, तो उसको लगा कौन बात कर रहा है। तो मैंने कहा अभी अभी यू थ्रू अ बॉटल ऑन द रोड्स, तो इज इट राइट। तो उसको एक बार तो लगा कि मैं आके लड़ लूं उससे, कौन ये यंग सा लड़का 23-24 साल का मुझे ऐसा बोल रहा है। फिर उसने उतरा तो देखा पीछे मेरे साथ दो सिपाही भी थे, तब उसको रियलाइज हुआ कि कोई अफसर है ये है। तब चुपचाप बोला हाँ हाँ गलती हो गई टाइप्स।
लेकिन देखिए आप एटीट्यूड बाय एंड लार्ज क्या रहता है। और 1999 की बात करो और 2025 से 26 साल, अभी भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। मैं वही ऐड करना चाहूंगा सर, एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव और कॉमन पर्सन का पर्सपेक्टिव, कि जो जो उस बंदे ने आपको देख करके जो लड़ाई नहीं की, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं उसके जगह रहता, मैं आपकी जगह रहता, तो मेरे से लड़ाई हो जाती। एंड वो जो एक अब मैं इस पूरे कंट्री को एक पेंट में नहीं पेंट करना चाहूंगा, लेकिन वो जो एक कॉमन एटीट्यूड दिखता है, शायद इसलिए जो सभ्य लोग हैं जो रोकना चाहते भी हैं, वो आगे बढ़ के रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको उनको पता है कि ये जहां एस्केलेट होगा, तो वो आइदर मैं खुद से संभाल नहीं पाऊंगा, या मैं इसको अगर एक मतलब मान लीजिए कोई पास पुलिस स्टेशन है, अगर स्कफल बढ़ जाता है और वहां जाता हूं, तो वो इतना ज्यादा ऑपरेशनल ओवरहेड हो जाएगा कि मैं उस चक्कर में एक बोतल के पीछे क्यों पड़ूं। तो क्या कोई तरीका है इस चीज का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, कि नहीं इसका आप तरीका मेरे को लगता है बहुत मुश्किल नहीं है। स्कूलिंग एंड फैमिली, किसी का की कैरेक्टर, हैबिट्स, नेचर सब शुरू में तो फॉर्म हो जाता है। आज हमारे स्कूल में इंडिया में हम लोग इतना एम्फेसिस देते हैं साइंस पे, मैथ्स पे, कितनी और चीज़ों, पढ़ाई में हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, जितनी शायद पढ़ाई हमारे इंडिया के बच्चे करते हैं पूरे वर्ल्ड में शायद ही कहीं करते होंगे। तो जितना हम स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं उतना ही हम, मुझे याद है हमारे टाइम मॉरल साइंस पढ़ाते थे। तो मॉरल साइंस में आप ये एटिकेट, कल्चर, ये सब चीज़ें बिल्कुल इनकलकेट कर देनी चाहिए। मॉरल साइंस बोलिए, कुछ भी सब्जेक्ट का नाम लीजिए, तो मॉरल साइंस केवल यही नहीं कि भाई ये सही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच नहीं बोलना, लेकिन ये सब चीज़ें भी तो साथ में बतानी चाहिए। और घर पे कैसे फैमिली बिहेव करती है, आज मान लीजिए मैं ही कचरा फेंकता हूँ तो मेरे बच्चे तो मुझसे वही सीखेंगे। उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही है, पापा तो रोज खुद ही कचरा बाहर फेंकते हैं। लेकिन अभी भी जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी में हूँ, मैं पिक्चर किया, मैंने कोई आइसक्रीम रास्ते में खाई है, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे रास्ते उस गाड़ी में रखता हूँ उसको, जो भी रैपर होता है, या तो डस्टबिन मिलेगा रोकूंगा मैं वहां फेंकूंगा, या फिर मैं घर आके उसको अपने डस्टबिन में डाल दूंगा। कितनी देर लगती है, या ज्यादा हो गया अपने उसको रैप करके टिश्यू पेपर अपनी गाड़ी में रख लिए। लेकिन हमारी आदत है कि उसको फेंक देना। मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसी प्रकार और भी चीजें, कचरा तो ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स अभी आपको मैंने बात करी ली, ट्रैफिक का रूल्स फॉलो करिए। यहाँ तो देखता हूँ अभी भी रॉन्ग साइड से लोगों को आने का पता नहीं, वो 2 मिनट बचा के उसको क्या एक्स्ट्रा मिलता है मुझे नहीं पता। तो मतलब अपनी जान से भी आप खेल रहे हो, किसी और की जान को भी आप खतरा में डाल रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ हमारे सिटीजन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो मतलब पुलिस के रिसोर्सेज या पुलिस के पावर्स ये सब सफिशिएंट ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पब्लिक खुद ही इवॉल्व हो जाए तो कितनी चीजें कम हो जाएंगी। आज पटना में इतनी सफाई पहले से बढ़ी है। अक्सर मेरी पटना के म्युनिसिपल कमिश्नर से बात होती है, मैं उसको तारीफ ही करता हूँ, बहुत सफाई बढ़ी है। लेकिन मैं देखता हूँ वो मेहनत करवा रहे हैं, रात भर स्वीपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पे लोग कचरा डाल रहे हैं। डस्टबिन से साथ में आप वहीं पे डाल दीजिए जने, तो चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं। अग्रीड। सो आपको हमें जानने का सौभाग्य मिला थ्रू योर बुक्स एंड थ्रू योर इंटरव्यूज, एंड हाउ रिफ्रेशिंगली वोकल यू आर, जो जो आप सच बोलते हैं और जितना क्लियर अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ज्यादा हमें पुलिस के अंदर अंदर का अंदर उसके स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग का बहुत हमें मौका नहीं मिलता, या बहुत लोगों ने किताबें लिखी भी होंगी तो शायद वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। तो आप कुछ ऐसी किताबें या कुछ ऐसे रिटन पीसेस या कुछ ऐसी चीजें हमें रेकमेंड करेंगे जो हमारे ऑडियंस को या हमें भी वो चीजें पढ़नी देखनी चाहिए? आई थिंक किताबें, मैं तो हर तरह की किताब पढ़ता हूँ, हर जॉनरा की, लेकिन बाकी तो आपके पर्सनल चॉइसेस हैं। बट मुझे जो पसंद है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इट्स ब्यूटीफुल, फिर डेव द जैकल, फ्रेडरिक फॉसेट की। मतलब हर वैरायटी किताब मैं पढ़ता हूँ, हर वैरायटी की। पीजी वोडो से भी पढ़ रहा हूँ, मैं थ्रिलर्स भी पढ़ता हूँ, युवाल नोवाल हरारी वो भी पढ़ रहा हूँ। तो सारा वेरी एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ बुक्स, तो आई लव रीडिंग एवरीथिंग। मेरे को तो इंग्लिश ऑगस्ट बहुत लाजवाब किताब लगी, अगर आप पढ़िए कभी। और ब्यूरोक्रेसी तब भी ऐसी थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, अभी भी वैसी ही है। पढ़ के लगता है कि ये तो आज भी किताब लिखी जाती, सो रेलेवेंट इवन टुडे। तो मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने, गीता, गीता लाजवाब है किताब, बोलूं उसको क्या बोलूं, मतलब कमाल ही है। पर उसको कोई आत्मसात कर पाए तो है। बहुत सी किताबें हैं, सारी मार्कस ऑरेलियस है। मैं तो आई रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, बहुत पढ़ता हूँ। मेरे घर पे हजारों किताबें, पूरे एक रूम ही किताबों के साथ है। और एंड दैट्स एक्चुअली बहुत ही विविड मिक्स है, जैसा आपने बोला कि, एंड आई थिंक इंग्लिश ऑगस्ट जब मैंने पढ़ी थी और मैंने रिसेंटली फिर से पढ़ी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये
पंचायत आज बन रही है, ये तो कब की लिखी जा चुकी है। यस 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 यस। तो बहुत बहुत ही आई थिंक किताबों में वही है कि कुछ ऐसी चीजें और ऐसा ज्ञान उसमें बंद है कि अगर जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे, और किताबों का जो मैंने रियलाइज किया है ना कि हर एक किताब आपको जिंदगी में अलग अलग मुकाम पे, अगर आप वो सेम किताब भी पढ़ते हैं तो अलग अलग चीजें सिखा करके जाती है। हाँ तो जैसा आपने किलर मॉकिंग बर्ड बोला, वो हर एक उम्र पे पढ़ी जाने लायक किताब है। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सर। उसमें अगर कोई जैसे अगर कोई इतनी देर तक सुन रहा है आपको और आपसे समझ रहा है, तो अ, अगर वो इंडियन पुलिस स्ट्रक्चर के बारे में या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं या मोर सोसाइटल चैलेंजेस जो होते हैं, अगर इन सब चीजों के बारे में जानना चाहे तो ऐसे कोई रिसोर्सेज आप रेकमेंड करेंगे? बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स ने आईएएस ऑफिसर्स ने किताबें लिखी हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, तो लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर तो मैं रेकमेंड क्या बोलूंगा, लेकिन बहुत सी किताबें हैं। जी। काफी लोगों ने किताबें लिखी हैं, कुछ बहुत पॉपुलर है, कुछ नहीं पॉपुलर, लेकिन एक्सपीरियंसेस सबने लिखे ही हैं अपने। जी। तो और जैसा हम आपकी किताबों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम हमें इंतजार रहेगा कि दिल्ली डायरीज भी जल्द आए, और अभी तक जितनी किताबें हैं वो तो दिल्ली डायरीज नहीं, डायरी ऑफ एन आईआईटी। सॉरी बिहार डायरीज के हिसाब से। हाँ सो हमें उम्मीद है कि डायरी ऑफ एन आईआईटीएन भी हमें जल्दी पढ़ने के लिए मिले, और उसमें जो मुझे एक्सपेक्टेशन या फिर जो मुझे एंटिसिपेशन रहेगा कि वो एक एक थोड़े बीते हुए समय की कहानी है, एंड वो मेमोयर है, तो वो शायद एक बीते वक्त में भी हमें ले जाए और हमें जानने मिले कि उस खंड काल में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो हम उसके बारे में भी जब जब वो आएगी तो हम उसके बारे में होपफुली बात कर पाएंगे और उसको उसको डिस्कस कर पाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच अमित सर, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, एंड थैंक यू। any parting words that you would want to share? तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो हमेशा यही रहता है, मैं शायद कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, दैट लिव अ लाइफ ऑफ पैशन, इट्स सो एफेमेरल, सो शॉर्ट। आप देख ही रहे हैं, हम लोग सब अपनी जिंदगी को अगर अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से, मैं इसलिए इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत करें या जो हम जो सोचते हैं वही से, उस तरह से नहीं, लेकिन जो चीज़ हमें खुशी देती है। अक्सर हम लोग मतलब किसी और की जिंदगी जी रहे होते हैं, एक रैट रेस का हिस्सा बन चुके होते हैं कि अब XYZ ने ये कर लिया तो हमको भी ये करना चाहिए। अभी आपने जैसे मुझे बताया कि पॉडकास्ट आप इसलिए करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो करिए। आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलिए, लेकिन अपने जो पैशंस है उसको अलाइव रखिए। आई थिंक दैट विल कीप यू हैप्पी, सेन, और अगर आप खुश रहेंगे तो अपने आसपास वालों को खुश रखेंगे। नहीं तो अक्सर हम अपने फ्रस्ट्रेशंस होते हैं आसपास, जिसको मौका मिलता है वो अपने पड़ोसी या अपने से नीचे या किसी सबऑर्डिनेट पे अपना पूरा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। ये मैंने देखा अक्सर। तो इसलिए अपने आप से खुश रहिए, और अपने आप से खुश रहने का आंसर आपको खुद ही पता है, इसमें कोई बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो अपने आप से दुखी रहता है वही आसपास सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। ट्रू सर, बहुत बहुत ही डीप, बहुत सरल लेकिन बहुत डीप बात है। जो इतना, जैसे इंडिया में जो आईआईटी पहुंच जाता है वो ऑलरेडी हाई अचीवर हो जाता है, और वो सच्चाई है, बिकॉज वो उस भीड़ में से निकल के चुन के घुस पाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई डू नॉट वांट टू टेक दैट अवे, एंड वहां पहुंच के और उतना बड़ा मुकाम पा करके एट एन यंग एज, एंड जहां पे आपको सोसाइटी एलिवेट करके ऐसे पेडेस्टल पे डाल देती है, और वहां पे डिप्रेशन जैसे चीज, जैसे फेज में जाना कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैं तो पहले ये समझ पाता हूँ कि कैसे हो जाता है ये चीज, क्या क्या फैक्टर्स उसको इनेबल करते हैं? नहीं बिल्कुल, इट्स वेरी नेचुरल, हम लोग इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने साथ। मैंने कहा ना, अपने देश में आप देखिए कोई भी एग्जाम होता है, 15-15 लाख, 20-20 लाख एग्जाम दे रहे हैं, और कितनों को सिलेक्शन, और 1000, 1500। यूपीएससी देखिए ऑलमोस्ट 15 लाख एस्पिरेंट्स, और अगर आपको कोई अच्छी रैंक चाहिए तो आप टॉप 300, 400, 200 में आ पाइए। तो कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। अच्छा, यहाँ पे होशियार लोगों की कमी भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं आईआईटी जब आप जा रहे हैं, इंडिया कितने बेस्ट ब्रेन्स को आप कॉम्पीट करके वहाँ पहुँच रहे हैं, और वहाँ जाके देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल एवरेज या मीडियोकर हो गए उनके हिसाब से, तो आपको डिप्रेशन होना ही है, नंबर 1। प्लस आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भाई मैं हर जगह टॉपर हूँ तो यहाँ भी टॉपर होऊंगा, आपसे बेहतर लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और फिर इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट।
क्योंकि कितनी जगह मैंने अपने घरों में देखा है, जबरदस्ती करके किसी को साइंस नहीं करनी है या डॉक्टर नहीं बनना है, उसको जबरदस्ती उसके घर वाले करेंगे। तो बहुत कम ऐसा है कि जो लोग अपनी इच्छा से, जो उनकी इच्छा है या उनकी ड्रीम्स उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। वो तो आई एम सो हैप्पी कि इंडिया अब इतना बदल रहा है, आज ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत स्कोप है, तो लोग बहुत सी नई चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम था कि बहुत लिमिटेशंस थे। तो डिप्रेशन होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर किसी से बात करने का या नहीं, अपने जैसे हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो वहाँ काउंसलर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अंदर ही अंदर आदमी और कुढ़ता जाता है। वो एक कॉम्प्लेक्सेस भी डेवलप कर लेते हैं, हीन भावना अगर आप बोलें उसको, बिल्कुल डेवलप हो जाते हैं। तो फिर उसका कहीं न कहीं आप पे खुद पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, या फिर आप आस-पास कुछ उसका नेगेटिव कर सकते हैं। आप खुद देखिए ना, कितना दुःख की बात है आज, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रोज़ न्यूज़ आती है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 15 साल का बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है, तो माना इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग, वेरी सीरियस थिंग। 15 साल कोई उम्र उसने ज़िंदगी में देखा क्या? उसको पता क्या है? और अभी से वो उसने अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल लिया है कि अपने माँ-बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को लोग क्या सोचेंगे, या सोसाइटी में मेरा वो नहीं, ये नहीं है। तो एक बार मैंने मेरे अपने बेटे के अंदर ये मेरे को किसी ने बताया, मेरे बेटे के किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि अंकल आप अपने बेटे से बात करिए, ऐसा-ऐसा उसको लग रहा है कि वो, है ना, उस पे बहुत प्रेशर है। तो मैं घर गया और मैंने उसको पूरा डाँटा कि किस बात के लिए? अभी तुम्हारी लाइफ़ शुरू हुई है और कौन तुमसे पूछ रहा है, तुम किसके लिए आंसरेबल हो? सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर चीज़ में, कि दुनिया बस हमारे आस-पास ही चल रही है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, या मैंने फलाना चीज़ अचीव की है कि नहीं की, मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। क्या है सक्सेस के मायने? रिलेटिव है सब कुछ। और प्लस आपको क्या ठीक लग रहा है ना? हम्म, कोई एंड ही नहीं है किसी का। आज तो लोग ट्रिलियनर्स बनने की बात होने लगी है। पहले मिलियनर्स थे, फिर बिलियनर्स, तो किसी चीज़ का कोई एंड ही नहीं है। बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी? अगर आपको पूरी दुनिया की सारे पैसे मिल जाते हैं और उसको फिर आपको लगता है कि सारी खुशियाँ मिल गई, तब तो कोई बात भी है। लेकिन ये एंडलेस है। इसलिए मैं तो हमेशा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपना पैशन जो आपका लाइफ का है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो तो मेरे को जो है पसंद बहुत बेसिक्स है। आपको अपने बात की किताबें पढ़ना, खेलना, अच्छा खाना खाना, दोस्तों के साथ बैठना, फैमिली के साथ हँसना, ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कुछ भी आपका हाई-फाई नहीं है। इनमें से ऐसी एक भी चीज़ नहीं जो मुझे सोशल मीडिया पे मैं डाल भी सकता हूँ। डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डालने के लायक भी कुछ नहीं। तो सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉब्लम है आजकल लोग नॉर्मल भी तो नहीं कर रहे। लोग सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी खुद खुद की जिंदगी की हाईलाइट रील जी रहे हाँ, जो हैं। एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब। और क्या, सिर्फ मान लीजिए आपने बहुत पैसे बना लिए, या आपका बहुत हाई क्लास, हमने कोई ब्रांड के पर्स या जूते खरीद लिए, तो क्या आपको रियली लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ गया? इससे अच्छा आप खुद ही एक ब्रांड बन जाइए। सर क्योंकि ये टॉपिक खुला है तो एक प्लेस ऑफ नेचुरल क्यूरियोसिटी था मुझे, एंड थैंकफुली थैंकफुली क्या बोलूं या फिर इसको कैसे फ्रेज करूं, लेकिन कभी वो जो करेक्टिव ये होता है, जुडिशियल आर्म जो होता है, जो जेल वगैरह इसका कह लीजिए, उसमें मुझे हमेशा से था कि आई हैव, मेरा एक फर्म बिलीफ है कि इंसान बदलने के केपेबल होते हैं, जो एक फंडामेंटल बिलीफ शायद जुडिशियल सिस्टम का भी वही है, दैट्स वाई करेक्टिव मेजर्स में और जेल में उनको भेजा जाता है। तो इंडिया का जेल सिस्टम जो है, या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंस में होगा, क्या यहाँ वहाँ क्या हम वहाँ पे पहुंच पाए हैं जहाँ पे उनको ऐसी काउंसलिंग या उनके मेंटल चेंज पे हम काम कर पाए हैं, या ऐसा मेरे ऐसा को इंडिया के इनिशिएटिव्स जेल हैं? सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। आई विल बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट, मैं पुलिस में हूँ। हम्म, मेरा काम है, क्रिमिनल्स को मैंने जेल भेजा है, अच्छा। लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मेरे पर्व्यू से बाहर रहता है। गॉट लेकिन जो आपका सवाल है, उसका फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। इसमें भी अल्टीमेटली देखिए, दोनों चीज़ें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। सिस्टम सब प्लेस में होता है। ऐसा नहीं है कि जेल मैनुअल ठीक नहीं है या नहीं है। कोई जेलर जिसका इंटेंशन अच्छा है, हर जगह मैंने इंटेंट की बात की है। जिस भी आप पद पर हैं, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, या आप क्या चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी बस नौकरी है, मेरे को नौकरी करनी, जो चल रहा है चलने दीजिए, फाइल आएगी मैं फाइल को आगे बढ़ा दूंगा, तब तो सब ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप जेलर हैं, जेल सुपरिटेंडेंट है, पुलिस ऑफिसर हैं, कुछ भी, और आप कहते हैं नहीं मुझे इसको सुधारना है, तो आपको पता ही कितनी बार तिहाड़ जैसे जेल के अंदर कई हैं ऑफिसर जिन्होंने उसको बदला है। राजस्थान मैंने सुना ओपन जेल तक का कॉन्सेप्ट था, पहली बात ये हुई। उसी प्रकार जो जेल के अंदर है, ये भी इंडिविजुअल पे है। कुछ लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। अभी अपन शॉर्ट टर्म रिटेंशन की बात कर रहे थे,
बट वो जेल में भी जाके वेल बिहेव्ड था, सब कुछ था। जहाँ तक मुझे याद है तो बहुत पहले थे, लाइब्रेरी के शायद काम वाम भी कर रहा था, अकाउंट्स भी देख रहा था। अकाउंट्स देख तो अभी भी हर तरह के आदमी को एक जाएगा जाएगा जेल जाके और हार्डन क्रिमिनल बन के आएगा, एक जाएगा भले उसके इनजस्टिस भी हो, वो उसका डीएनए वैसे ही हो, कहेगा नहीं आके आके मैं वापस सिविल लाइफ ही अपनी मुझे लीड करनी है। तो आदमी के खुद के ऊपर भी बहुत कुछ है। आपने जो बोला कि नहीं सिस्टम्स क्या लोगों को बदल सकते हैं, बदल सकते भी हैं, नहीं भी बदल सकते हैं खुद के ऊपर। लेकिन जब तक कोई देखिए, आज भी देखिए कितनी चीजें, कितने लॉज बन जाते हैं, कितने रिसोर्सेज बन जाते हैं, फंड्स बन जाते हैं, लेकिन जब तक आदमी की खुद की सोच ना बदलेगी तब तक। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, अभी भी कितना है, कितने हमारे पुलिस एडवांस्ड हो गई है, सीसीटीवीज लग गए, निर्भया फंड मिल गया है, बहुत कुछ हुआ, लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पॉक्सको बहुत सारे लॉज बन गए हैं, बट फिर भी क्राइम होता है। क्योंकि आदमी की जो मेंटालिटी है, जब तक वो एक औरत की इज्जत नहीं करेगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको ये लॉ से और इन सब चीजों से इतना फर्क नहीं, बाद में उसको सजा मिलना इज डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी महिला के साथ जो अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो उसके लिए मैंने बोला एजुकेशन इज अ मस्ट। घर में आपका माहौल, आप कैसे अपने घर में अपने बच्चों को क्या परवरिश देते हैं, और स्कूल में टीचर्स सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके अलावा भी बच्चों को जो सही चीजें हैं सही मायने से सिखा रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं। Agreed, sir. एक थोड़ा एक लास्ट जो थ्रेड था हमने जो एक्सप्लोर किया आईआईटी वाला आपका, सो आपने आईआईटी में यू सॉर्ट ऑफ वहां जाकर के आपको रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरी कॉलिंग नहीं है, या फिर वहां जाकर रियलाइज हुआ कि ये इस चीज से मेरा मेरा पैशन अटैच नहीं है या खुशी नहीं है, एंड देन आप यूपीएससी की ओर बढ़े। तो वो ट्रिगर क्या था कि जब आपको लगा कि नहीं शायद वो मेरी कॉलिंग है और मैं वहां उस यूपीएससी का ट्रिगर मेरा आईआईटी में जाके नहीं आया था, आई एम मेरा तो पहले से ही था। अच्छा जब मैं स्कूल में था, मेरे बचपन से ही था। मेरे कुछ रिलेटिव्स थे वो सिविल सर्विसेज में थे, और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। तो बचपन में तो मेरा इन्फ्लुएंस अपने घर वालों से हुआ, जो भी मेरे रिलेटिव्स थे। और उसके बाद तब इतना सोचा नहीं मैंने, फ्रैंकली, क्योंकि बचपन से ही कॉलिंग थी कि बस मुझे यही करना है। आईआईटी तो मैं गलती से आ गया हूँ, और आईआईटी में जाके जब रियलाइज किया कि बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उसके बाद लेकिन आईआईटी के थर्ड ईयर से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। और जब मैं सिविल सर्विसेज में आया, खासकर आईपीएस में, तब मुझे रियलाइज हुआ दैट हाउ प्रिविलेज्ड, हाउ फॉर्चुनेट आई एम, कि मुझे एक ऐसी नौकरी करने का मौका मिल रहा है जिसमें मेरे हर डिसीजन से कई लोगों पे असर पड़ेगा इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, एंड आई कैन जेन्युइनली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। नॉर्मली आप बोलते हैं तो बड़ा क्लीशेड लगता है, लेकिन मेरी तो सर्विस ही ऐसी है, नाम ही इंडियन पुलिस सर्विस। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई हैव बीन वेरी लकी, आई फील वेरी प्रिविलेज, वेरी प्राउड एवरी टाइम आई वेयर द यूनिफॉर्म। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट सर। आपको आप जब बिहार में क्योंकि मैं यहाँ पे आई हैव सीन दिस रेज, राइट, मेरे भी एज ग्रुप में था, थोड़ा कम भी हुआ है ओवर द इयर्स, बट बिहार में यूपीएससी प्रिपरेशन एंड उसके तरफ जो मोटिवेशन एंड उसके तरफ जो ग्लोरिफिकेशन है, वो सारी चीजें मतलब एट अ वेरी एक्सट्रीम लेवल है। तो क्या आपने ऐसी एक एक डिफरेंस ऑब्जर्व किया, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऑब्जर्व किए? ऐसा नहीं है, बिहार में तो लोग हैं, लेकिन मैं सोचता था बिहार में ही पूरे इंडिया में है। अच्छा अभी भी मैं हर जगह मुझे इनविटेशंस आते हैं। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, इतने आईआईटीज, आईआईएम्स, जितने पॉपुलर कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सब में गया हूँ, और सब जगह अभी भी यूपीएससी का क्रेज है, रेज है। इवन आईआईटीज में अभी भी, चाहे मैं आईआईटी मुंबई जाऊँ, चाहे आईआईटी चेन्नई जाऊँ, है लोगों को उसका क्रेज है, रेज है। शायद देखिए, ये भी एक रीजन हो सकता है कि कितना भी हम बोल रहे हैं, अभी भी एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप जेन्युइनली बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो कितने आईआईटीएंस जो विदेश वगैरह जाकर वापस आए, उनको रियलाइज हुआ कि इतना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कहीं और किसी फील्ड में नहीं कर सकते, चाहे आप स्टार्टअप बनाइए, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे कुछ भी करें, सब में आप देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन शायद जितना ज़्यादा आप डायरेक्टली इन क्विकली आप इन सर्विसेज थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शायद और जगह इतना स्कोप नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज भी इंडियन सोसाइटी में लोग यूपीएससी के लिए काफ़ी, मतलब काफ़ी उनको एक है कि हमको जाना चाहिए। और अगर आप देखें, अब बिहार में तो इनफैक्ट कम हुआ, लेकिन कई स्टेट्स है, राजस्थान में, यूपी में, कई जगह सदर्न स्टेट्स में अभी भी उनको भी आईएएस आईपीएस का बहुत है। पहले मुझे लगता था केवल बिहार में, ऐसा नहीं है, सब जगह अभी भी है। ऑफ कोर्स, अगर जैसे हमने जहाँ से शुरुआत की थी इस डिस्कशन की,
कि अगर इतने बड़े देश को चलाना है और बढ़ाना है तो हमें सबको अपने अपने जगह से उसमें कंट्रीब्यूट करने के अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज की तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड while we are enjoying our passion, we are grounded fundamentally, and hopefully we are raising good citizens. Thank you so much for sharing that with us. Thank you. My And pleasure. thank you for spending your time with us. I really appreciate it. Thank you. Thank you.